ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, एक्चुअली लास्ट वीडियो में थोड़ा टाइम लगा, एक्चुअली मुझे एग्जाम देना इसके लिए मैं थोड़ा बिजी था। ओके, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था डेट ये क्यूब है साइड ए और इस पे इस वर्टिसेस पर एक चार्ज रखा हुआ है ऑफ कैपिटल क्यू एंड वी फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस सेडेड प्लेट। ये जो सेडेड पोर्स मतलब सेडेड साइड है इस क्यूब की, उसके थ्रू फ्लक्स कितना पास करें हमें ये निकालना था। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर भी दिया कुछ स्टूडेंट्स ने, और कुछ इसका आंसर सही भी दिया। एक्चुअली इसका आंसर हुआ Q/24। और इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने ऐसे आंसर दिया जैसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसने एक नए लॉजिक से आंसर दिया। उसने ये पॉइंट लगाया कि चूंकि अगर आप सॉलिड स्टेट याद करें केमिस्ट्री का, तो आपको पता होगा कि अगर ये वर्टिसेस पर है तो इस क्यूब के अंदर इस चार्ज का Q/8 पोर्शन होगा। क्योंकि अगर मैं 8 क्यूब रखूँगा, एक इधर एक इधर एक इधर और इसके सामने और 4 इसके ऊपर, तो जाके पूरा जो चार्ज है वो इनसर्कल होगा। तो 8 क्यूब में है तो एक क्यूब में कितना होगा 1/8, तो इसका मतलब Q/8 पोर्शन इस क्यूब के अंदर है। और चूँकि अगर आप ध्यान दें तो ये आगे वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन और ये इधर वाला पोर्शन, इन 1 2 3 इन तीनों पोर्शन से फ्लक्स जीरो होंगे, तो इन्हीं तीनों से पास करेगा। और ये पीछे वाला पोर्शन, राइट वाला और नीचे वाला, इन तीनों से सिमेट्रिकल है ये चार्ज। Q/8 जो पोर्शन है वो तीनों सिमेट्रिकल है। चूँकि सिमेट्रिकल है तीनों से इक्वल फ्लक्स पास करेंगे। और फ्लक्स पास कितने कर रहे हैं, तो फ्लक्स पास कर रहे हैं आपके, अच्छा चार्ज कितना, चार्ज है Q/8, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ इससे Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि ये 3 है और तीनों सिमेट्रिकल पास करेगा, इन्हीं तीनों से पास भी करेगा, तो Q/8 इंटू 1/3। ओके, मतलब Q/8/3, तो इसको आप निकालें तो Q/24 आएगा, वही जो मैंने कहा। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट ने मतलब सॉल्व करके दिया। हालांकि तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से सॉल्व करता हूँ। ओके, सो द थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, ये था और हमें बताना था इसमें जो हमें निकालना था फ्लक्स वो इस सरफेस से निकालना था। लेट मी मार्क विथ, ओके, हमें ये निकालना था इस पोर्शन से। ओके, तो यहां से हमें फ्लक्स बताना था और ये चार्ज क्यूब। अगर आप ध्यान दें तो ये चार्ज इसके सेंटर पे हो गया, क्योंकि ये क्यूब है 10 क्यूब of side A and this cube is of side 2A। इसकी जो साइड है वो 2A है। चूंकि इसकी साइड 2A है तो अब तो इस बड़े वाले क्यूब के अंदर ये जो छोटा वाला क्यूब है इसके कितने, मतलब ऐसे कितने क्यूब हम रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। 1 2 3 4 और 4 इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, तो 8 रख सकते हैं। ओके, अगर मैं ऐसे बताऊं तो इस पूरे पोर्शन से ये पूरा मतलब पूरा शेडेड रीजन कितना फ्लक्स पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, चूँकि 2 शेडेड हो गए तो ओके मैं ठीक है मैं ऐसे लिखता हूँ, फ्लक्स थ्रू शेडेड साइड ऑफ क्यूब 2A, मतलब जो बड़ा वाला क्यूब है, इससे कितना होगा। तो ये तो क्लियर है, ये हमने किया भी था पहले। तो चूंकि 6 साइड है सबसे इक्वल पास करें। अब बड़े वाले क्यूब को देखें तो उसके तो अंदर ये पूरा चार्ज ना, तो वहाँ से कितना होगा, वहाँ से होगा Q/6 Q/एप्सिलॉन नॉट, तो Q होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहाँ से इतना हो गया। अच्छा, सो अब यहाँ पर फ्लक्स थ्रू गिवन शेडेड एरिया इन क्वेश्चन, डेट इज क्यूब साइड ए, ये जो है इसके थ्रू कितना होगा। तो अब क्लियर होगा, देखिए ऐसे कितने होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। तो चूंकि चारों सिमेट्रिकल है, यहाँ से अगर आप जब देखें तो चारों सिमेट्रिकल है, तो एक से कितना पास करेगा, एक से पास करेगा 10/4, ये जो पूरे से पास कर रहा है उसका 1/4। तो अगर मैं इसका 1/4 करता हूँ तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट बाई 4, तो सॉल्व करें तो आ जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो
आई होप दिस विल क्लियर, ये आपको समझ आया होगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का आंसर पहले ही कर दिया था। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक बहुत सारी बुक में मिल जाएगा। ओके, मतलब जितनी भी शायद लोकल ऑथर बुक्स है उसमें क्वेश्चन है। हालांकि अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक एंड द न्यू टॉपिक इज, अब टॉपिक जो हमें पढ़ना है ये है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं बेसिकली, और जो एग्जाम में डेरिवेशन आपसे पूछे जाते हैं गॉस लॉ से जुड़े हुए, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ही पूछे जाते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये जो पोर्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो पोर्शन है जो अभी भी आपके बोर्ड में है, मतलब सिलेबस रिड्यूस होने के बाद भी। ओके, सो लेट मी राइट द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू study here is electric field due to point charge using Gauss law. Quite a लेंदी हेडिंग, ओके, बट ये हेडिंग नहीं है, ऐसे आपको 2-3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सो लेट मी ड्रॉ गॉसियन सरफेस फर्स्ट। मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ एंड तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो हमें एक चार्ज लेना होगा, पॉइंट चार्ज, एंड वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट समवॉट दिस पॉइंट आर। इस पॉइंट पर मैं इसे पी मार्क नहीं कर रहा हूँ अभी, एक्चुअली मैं अभी इसके से ड्रॉ करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ये स्प्रेड कर जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट है P और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ। तो सबसे पहले गॉस लॉ हम कब लगा सकते हैं? गॉस लॉ तो हम किसी एक सरफेस पे लगा सकते हैं, किसी एक एरिया होना चाहिए, बिकॉज फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी है और उसी को हम लिखते हैं क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें सबसे पहले एक एरिया चाहिए, एक सरफेस चाहिए, उसी सरफेस कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब आप गॉसियन सरफेस कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड डेट जो भी गॉसियन सरफेस आप बना रहे हैं उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो मोस्टली पार्ट पर सिमेट्रिकल हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होगी तो आपको इंटीग्रेट करना बहुत इजी होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो जब आप इंटीग्रेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होगी तो आपको इंटीग्रेट करना इजी होगा, नहीं तो आपके लिए इंटीग्रेशन इतना टफ हो सकता है कि आप उसे इंटीग्रेट ही ना कर सकें। हालांकि गॉस लॉ कुछ ड्रॉबैक्स भी जो हम अभी आगे देखेंगे, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आप गॉसियन सरफेस ऐसे चूज कीजिए कि उसके मोस्टली पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सिमेट्रिकल मिले। ओके, और गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है, प्रैक्टिकली गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है। तो यहां मैं गॉसियन सरफेस लेता हूं जो कि एक स्फीयर है, हालांकि स्फीयर जैसा तो नहीं है बट ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अब्रप्ट हो गया। ओके, सो ये है हमारा गॉसियन सरफेस। दिस इज व्हाट गॉसियन सरफेस। ऑफ कोर्स देखने में तो नहीं लग रहा, तो चलिए हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं लिख देता हूं दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, अच्छा, अब क्यू पॉइंट से इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? ऐसे होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डी है, बट फिर भी मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ओके, एरिया किधर होगा? एरिया भी उधर ही होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया, ऐसे हर जगह होगा। ओके, तो अगर आप यहां देखें तो हर एक पॉइंट पर इस सरफेस पे, मतलब गॉसियन सरफेस पे हमारे हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम है और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल भी सेम है, और या दैट्स ऑल। ओके, तो यूजिंग गॉस लॉ, व्हाट गॉस लॉ से? गॉस लॉ सेज दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to q in upon epsilon naught. So that is what flux is equal to q enclosed, that is inside what is charged, upon epsilon naught. और ये phi क्या है? phi is e dot da, और ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर द होल सरफेस e dot da is equal to q in upon epsilon naught. ये है हमारा गॉस लॉ। अच्छा, हमें देखना पूरे सरफेस के लिए
हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, तो मैं लिख सकता हूँ ई। ठीक है, मैं कोई स्मॉल एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट पर सेम है, इसलिए मैं स्मॉल एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ। हालांकि स्मॉल एलिमेंट गॉस लॉ में कहीं नहीं लेते, कभी नहीं लेते हैं, कभी भी इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट जब लेके करेंगे तो इतना टिपिकल हो जाएगा जो हम कुलाम्स लॉ से होता है, इससे बेहतर होगा कुलाम्स लॉ लगा लें। और एक पॉइंट और मैं वो बताना चाहूँगा, चलिए पहले से डिराइव कर लेते हैं। तो ई डॉट डी ए, व्हाट इज डी ए, चलिए एरिया मतलब किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, मान लीजिए ई है एंड दिस इज डी ए। चूँकि हर एक पॉइंट निकालना है तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो मैंने ई लिख लिया। डी ए, चूँकि मैं डी ए ले रहा हूँ, ओके। ई और डी ए का एंगल कितना, हर एक पॉइंट पर सेम है, और वो कितना है, 0, दोनों सेम ही, मतलब दोनों पैरेलल ही हैं, तो cos 0 एंड दिस वी नीड टू इंडिकेट फॉर द होल सरफेस। तो दिस, अच्छा क्यू इंक्लूड कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ई हर पॉइंट से इंटीग्रेशन बाहर आ सकता है, cos 0 की वैल्यू 1, और पूरे सरफेस अगर मैं डी ए का इंटीग्रेशन करूँ इस पूरे सरफेस के लिए, एरिया का इंटीग्रेशन करूँ कितना आएगा, 4πr², यही होता है, यही होता है हमारे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो दिस इज 4πr² इज इक्वल टू q by epsilon naught. So from here I can say that E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Okay, so this is what we are expecting to get from here, and this also matches with the electric field we have obtained from by using Coulomb's law. जब Coulomb's law से निकाला था एक r पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इतना ही आया था। इसे मैं अगर आपको क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है पॉइंट चार्ज से। तो देखिए पहला पॉइंट गॉसियन सरफेस, जिसमें आपको दिमाग में ध्यान रखने वाला पॉइंट है, गॉसियन सरफेस ऐसे लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सिमेट्रिकल हो और इस तरह इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ओके, ये तो सिंपल, ये तो ऐसे कोई कॉम्पिटिशन ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि डेरिवेशन टाइप कैसे आ सकते हैं, इंटीग्रल टाइप हालांकि आते हैं, और कभी कभी इसमें मतलब डेरिवेशन से जुड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, हालांकि अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आपका गॉस लॉ है, चूँकि ये कहाँ से आया है, देखिए ये हमने गॉस लॉ से निकाला है, पर ये हम पहले भी देख चुके हैं किससे, कुलाम्स लॉ से। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो गॉस लॉ था वो पहले आया था। ठीक है, मतलब गॉस लॉ को गॉस साहब ने इस लॉ को पहले दे दिया था एज कम्पेयर टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ थोड़ा लेट आया था, कुलाम्स लॉ मेरे समझ शायद लेट नहीं, बिगिनिंग ऑफ 1800 में आया था, और उससे पहले आ गया था आपका गॉस लॉ। ओके, और अगर आप स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर बुक देखें तो उसमें पहले वो गॉस लॉ ही समझाया जाएगा, बाद में कुलाम्स लॉ समझाया जाता है। बट हमने अगर आप पहले जब मैं आपको गॉस लॉ समझा रहा था तो मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ से ली थी, वो हमने कुलाम्स लॉ से ली थी। ओके, तो ये आप दिमाग रखिएगा, और ये पॉइंट है, ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ से डिराइव करना चाह रहे थे। ओके, अब ये पॉइंट अच्छा हो गया है। अब एक और पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, ड्यू टू अ चार्ज वायर। ये भी आपने देख रखा है, लेकिन इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर using Gauss law. Okay, now यहाँ पर लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ वायर। सबसे पहले मैं वायर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर मैं वायर ड्रॉ करूँ, कि मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, चूँकि इनफाइनाइट है तो ये ऊपर भी इनफाइनाइट होगा और नीचे भी इनफाइनाइट होगा। सो लेट मी मार्क विद दिस, ये है हमारा वायर। इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, दैट इज लैम्डा, ये गिवन रहेगा आपको। ओके, दिस इज कूलम पर मीटर, इतना लिखते हैं, क्लियर होना चाहिए, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अच्छा हमें फाइंड करना है किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं मार्क कर लेता हूँ, चलिए यहाँ निकालना है मान लीजिए हमें। तो क्या करते हैं,
इस पे चूंकि अगर आप इनफाइनाइट देखें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, ओके। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैं सरफेस कैसा लूँ, मैं यहाँ पर सरफेस लूँगा सिलेंड्रिकल। तो ये हो गया हमारा, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, ओके। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ये जो पॉइंट है, अच्छा ये दूरी हमें दी रहेगी, तो लेट्स से ये दूरी हमें दी हुई है r। तो इस हिसाब से हमारा जो गॉसियन सिलेंडर है, जो सरफेस है वो एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की रेडियस हो गई r। अच्छा इसकी हाइट के बारे में तो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम इसे अपने से ज़ूम कर लेते हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग इट एज h। आप l लेना चाहते हैं l ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा मुझे लगता है, आई थिंक 2k लैम्डा बाई r, आई थिंक ऐसे यही फॉर्मूला कुछ आया था, लैम्डा बाई r आया था, इतना तो मुझे क्लियर है। तो लेकिन उसमें कहीं h नहीं आया था। अगर उस फॉर्मूले में h नहीं आया तो कि आप इस बात का यकीन रखिए कि इसको जब डिराइव करेंगे तो h कैंसिल हो जाएगा, ओके। मैं डिराइव करता हूँ इसे। सो सेम, फर्स्ट वी राइट डाउन गॉस लॉ। तो अगर मैं लिखूं तो E डॉट डी ए फॉर द होल सरफेस शुड बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अच्छा अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी और यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, ओके। अब एरिया भी लिख लेते हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखी दी, हर जगह सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, अगर आपको याद हो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन लिखा था मैंने दो बताई थी, एक ऐसे मतलब आपको याद हो फाइनाइट वायर की वजह से मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा प्लस साइन, नहीं ऐसे जो था वो था कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऐसे जो था वो था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और जो नीचे की तरफ आता था, क्योंकि अगर वायर इतना ही बड़ा आपका, तो वो याद होगा हम लोग यहाँ निकाल रहे थे, तो इस तरफ जो आया था वो था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और जो नीचे आया था वो आया था कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ओके। आई होप आपको याद होगा, आप पुराना लेक्चर देख भी सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे हो गई, एरिया किस तरफ है, सॉरी एरिया वेक्टर किस तरफ है, तो देखिए एरिया वेक्टर यहाँ पर तो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर हमारा इस तरह होगा, दैट इज डी ए। यहाँ पर एरिया वेक्टर मार्क करो तो ये होगा डी ए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे दो तरह के मुझे सरफेस मिले, एक मिला मुझे फ्लैट जो टॉप और बॉटम, ये जो सरफेस और ये सरफेस, और एक मिला मुझे दैट इज कर्व्ड, मतलब जो ऐसे है, ठीक है। ये दोनों मिले। फ्लैट की वजह से जो ये है, अगर आपको क्लियर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच का एंगल 90 है, और जब भी 90 होता है तो कॉस को 90 लिखें, कॉस 90 कितना होता है 0। तो यहाँ पर जो मुझे फ्लक्स मिलेगा, मतलब इस ऊपर वाले सरफेस से और नीचे वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 हुआ। अगर थोड़ा लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूँ, दैट इज ऐसे मैं लिखता हूँ ई डी ए कॉस 90, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कट नहीं होगा क्योंकि मैं ई डी ए कॉस 90, तो ये 0 आ गया, ओके। कर्व बेस कितना होगा, अगर कर्व बेस आप ध्यान दें तो कर्व की वजह से ई डी ए और कॉस 0 1 होता है, और ये मिल के होगा आपका, अंदर चार्ज कितना है, तो देखिए यहां से लेके यहां तक वायर है, पूरी लेंथ कितनी है वायर की इस सिलेंडर के अंदर h, पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना है लैम्डा, तो h पे चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू एच, और इसको मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना कूलम्ब आएगा, तो मीटर से h से मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हर जगह सेम है, इस पूरे सरफेस सर्कुलर सरफेस सेम है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया E और डी ए को इंटीग्रेट करेंगे इसके लिए पूरे कर्व सर्फेस के लिए, ये ध्यान रखिएगा, पूरे कर्व सर्फेस इंटीग्रेट करेंगे, पूरे कर्व सर्फेस इंटीग्रेट करेंगे तो डी ए कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा, अच्छा मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ, चलिए डी ए कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया पूरे सर्कल करना है, तो लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, डी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा
अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आएगा 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई आर इंटू एच दिस इज इक्वल टू लेमडा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एच से एच कैंसिल, देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, तो इसे मैं सॉल्व करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। कि अगर आपको याद हो तो हम लोग लिखते थे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, यहाँ लिखते थे स्मॉल k को। तो अगर मैं इसमें मतलब इसमें इनपुट करूँ, मतलब इस k को पुट करूँ, तो मैं लिखूँगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए, चूँकि मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 2k लेमडा बाई आर, जो फॉर्मूला मैं आप लोगों से कह रहा था। ओके, ये फॉर्मूला तो आप पहले भी निकाल चुके हैं। ये आपने निकाला था कूलॉम्स लॉ से, और या तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइनाइट, और हमने कौन निकाला सेमी इनफाइनाइट। मैं सेमी इनफाइनाइट यहाँ नहीं करा रहा हूँ। अगर आप सेमी इनफाइनाइट का करेंगे तो देखिए एक एंड तो यहाँ हो जाएगा, नीचे इन्फिनिटी तब नहीं रहेगा। मान लीजिए मैं इसे गैप कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा, तो वहाँ पर क्या चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप यहाँ ये लिख रहे हैं, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी, ठीक है। तो एक सरफेस और जुड़ जाएगा यहाँ पे जो फ्लैट होगा ऊपर की वजह से तो जीरो होगा। मान लेते हैं ये एच आप इतना ऊपर, इतना मतलब आप एच इतना आप लेंथ ले रहे हैं कंपेरेटिवली, कि ऊपर जाते जाते आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग इसके पैरेलल हो गई है। तो नीचे की, तो जो ये वाला सरफेस होगा इससे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। अगर आपको ध्यान हो तो जो सेमी इनफाइनाइट वायर था, तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे तो हम इधर वाला कंपोनेंट लिख रहे थे, नीचे वाला कंपोनेंट भी लिख रहे थे। ओके, तो यहाँ इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सीधा एक फ्लैट वाले सरफेस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेगी। तो चूँकि यहाँ पे चूँकि फिर आपका डी का जो होगा ये 2 पार्ट आएगा। जब 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, तो यहाँ भी 4 होगा, तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, तो k लेमडा बाई आर आएगा। आप सॉल्व कर दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, इवन आपको बुक्स में सोल्यूशन भी मिल जाएंगे इसके गॉस लॉ से। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा गॉस लॉ से ये जो भी हम कर रहे हैं आपके बोर्ड में भी है, सिलेबस रिड्यूस होने के बाद भी आपके बोर्ड में है, ऐसे डेरिवेशन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ओके, एक पॉइंट और जो मुझे समझाना है, ये जो मैंने आपको बताया है, अगर आप ध्यान दें तो ये एक ऐसे वायर के लिए जो पूरी तरह क्लोज्ड है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसे समझिए, सी ये देखिए, ये मार्कर है, सॉरी मतलब स्केच है। ओके, ये अगर ऐसा एक मतलब अगर एक ऐसा आपके पास वायर हो जो पूरी तरह क्लोज्ड हो, ठीक है, ये पूरा क्लोज वायर है, तो जो ये जो पूरा वायर था ये पूरा सॉलिड था, ठीक है, ये पूरा सॉलिड था। लेकिन ऐसा भी तो वायर हो सकता है जो सॉलिड ना हो, जो कि अंदर से हॉलो हो, और इसके अंदर आपकी जो करंट है वो सिर्फ सरफेस से फ्लो कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी, तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। ओके, पहले हम लोग लिखते हैं डेट इज ये तो था आपका मेन। अब मैं यहाँ पहला केस लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, अच्छा इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, हॉलो इनफाइनाइट वायर। ओके, अच्छा यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। ये पोर्शन थोड़ा बहुत आपके बोर्ड में है, लेकिन सॉलिड वाला जो पार्ट है आपके बोर्ड में नहीं है। लेकिन जेईई मेन में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसके डेरिवेशन से, इसलिए मैं आपको ये क्लियर करा रहा हूँ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हॉलो वायर ड्रॉ करता हूँ। ओके, लेट मी ड्रॉ हॉलो वायर। सो देखिए, ओके, सो दिस इज अ हॉलो वायर जो कि इधर भी इन्फिनिटी है और इधर भी इन्फिनिटी है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और मुझे डिफाइन करना होगा, वो ये कि इस पे जो हमारी ये जो आप पूरा देख रहे हैं, क्या कहते हैं, ये सरफेस, इसका जो सरफेस है इस पे चार्ज कैसे वेरी करेगा। ओके, अगर आप
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता, देखिए मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये एक हॉलो सिलेंडर है, ओके। तो यहाँ पर ये हॉलो है चूंकि, तो देखिए ये पूरी एक सरफेस है, इस पर पूरे चार्ज फैले हुए हैं। तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा सिग्मा। हम यहाँ पर लेमडा नहीं डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे चार्ज कूलाम पर मीटर नहीं डिफाइन कर सकते। हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी है और जो कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो ये छोटा सा पॉइंट था एक। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट इज एक बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। क्योंकि इसी के आप ये एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस क्या कहते हैं, मतलब पैरेलल है अलॉन्ग इस सिलेंडर के, और उसके सेंटर से पास हो रही है। तो अगर यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे दो केसेस जो बनेंगे, फर्स्ट वन विल बी, मैं लिखता हूँ, डेट इज फर्स्ट वन इज आर। अच्छा पहले मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ, ओके, जस्ट वेट, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखिए एक ये है हमारा गॉसियन सरफेस और एक है हमारा ये गॉसियन सरफेस। क्यों मैंने ड्रॉ किया है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सो दिस इज आर, चिंता मत कीजिए, ये बड़ा इसकी जो लेंथ है ये, इसको भी हमने आर ही लिया है। एक्चुअली दो अलग अलग केस हमें ड्रॉ करने हैं, लेकिन मैं एक ही डायग्राम में दोनों ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट डोंट वरी, ये आपको इसमें क्योंकि आपको ऊपर वाला क्लियर है इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी आपके लिए, ओके। तो यहाँ पर जो दो केस बनेंगे, देखिए एक बनेगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालें, इस हॉलो इनफाइनाइट वायर के अंदर निकालें, ओके। इसकी अच्छा इसको मैंने वो भी नहीं मार्क की, सो लेट मी मार्क इट्स रेडियस, ये है इसका रेडियस, दैट इज आर, ओके, कैपिटल आर। सो यहाँ पर आर लेस देन कैपिटल आर मीन्स इनसाइड द सिलेंडर, और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मीन्स आउटसाइड सिलेंडर। एक केस और बना सकते हैं एट द सिलेंडर, बट डोंट वरी, मैं उसको अभी नहीं बना रहा, आपको क्लियर हो जाएगा वैसे ही। अगर मैं अंदर की बात करूं तो इनसाइड वायर, तो सिंपल सा देखिए इसके अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अंदर चार्ज कितना है, और इसलिए क्लियर होगा अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर मैं आर्स के अंदर बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना चार्ज है, जीरो, अंदर तो कोई चार्ज नहीं, हॉलो है और अंदर चार्ज नहीं है, सिर्फ इसके सरफेस पे चार्ज है, इसलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया सिग्मा। तो अंदर कोई चार्ज नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो, विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अच्छा जब बाहर की बात करें, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी, सो E डॉट डी ए, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, हमें यहाँ पर तो परपेंडिकुलर होगी, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ भी ऐसे होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एरिया परपेंडिकुलर होगा और ये एरिया यहाँ परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एरिया यहाँ पर अलॉन्ग होगा और यहाँ पर एरिया अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो इन दोनों मतलब ये जो सरफेस हुए टॉप और बॉटम, जैसे मैं यहाँ फिर लिखता हूँ, एक होगा फ्लैट और एक होगा कर्व्ड। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा, फ्लैट की वजह से कितना आएगा, जीरो, प्लस कर्व्ड की वजह से कितना होगा, ये होगा, चूंकि हर जगह सेम इलेक्ट्रिक बाहर निकाल लेते हैं, कॉस जीरो, ठीक है, और इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे किसका, डी ए का। अच्छा अंदर चार्ज कितना होगा, अगर आप ध्यान दें तो इसकी हाइट हमने h ली है, अच्छा मैं इसे ग्रीन से ही मार्क कर दे रहा हूँ, ओके। इसकी हाइट हमने h ली है, और अगर हमने इसकी हाइट h ली है तो अंदर चार्ज कितना होगा, देखिए सिग्मा, ये जो h हाइट का हमने लिया है गॉसियन सरफेस, इसका सरफेस मतलब इसका जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई आर इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई कॉस जीरो की वैल्यू एन 1 डी ए। अच्छा अगर मैं एरिया निकालूं,
सॉरी 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 एक छोटी सी गलती हमने कर दी। देखिए अंदर अंदर कितना चार्ज है, तो अंदर जब चार्ज निकालेंगे तो ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है जो हमारा एक्चुअल में हमारा जो वायर है उसका कर सरफेस एरिया लेंगे ना, क्योंकि सिग्मा तो उसके ऊपर है, तो उसका कितना एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, और ये कितना है h, इसके इक्वल है, तो ये होगा, तो चूंकि यहाँ जो r होगा ये कैपिटल R होगा। ओके नाउ डी कितना होगा, पूरा एरिया कितना है, ये है हमारा 2 पाई जो हमारा कर 2 पाई r स्मॉल r इंटू h, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई कैपिटल R इंटू h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेट अ मिनट। ओके तो यहाँ पर h से h कैंसिल होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी सिग्मा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट, और ये है आंसर जो कि हमें यहाँ पर निकालना था। अच्छा एक मिनट आप इसको, एक मिनट आप अभी मत लिखिए, अभी आप बस देखते रहिए, फिर आप पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके एक और पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ, छोटा सा पॉइंट है। अगर मैं सिग्मा को और इस लेम्डा के रिलेशन में थोड़ा सा निकालूँ, तो यहाँ पे जो मैं अगर मैं कन्वर्ट करूँ थोड़ा सा, तो मतलब कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ। देखिए सिग्मा और लेम्डा, लेम्डा क्या है कूलाम पर मीटर, और सिग्मा है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली एक लेंथ होगा, एक मीटर होगा, जिससे मुझे इसको लेम्डा को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ, ओके अगर मैं कन्वर्ट करूँ सिग्मा और लेम्डा को, तो अगर आप ऐसे ध्यान दें, जैसे कि मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ एक फोल्डेड पेपर से। देखिए ऐसे है, ये है हमारा पेपर, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वायर रखे हुए हैं, तो कितने वायर मैं रख दूंगा, मान लीजिए छोटे छोटे लेंथ के बहुत सारे वायर रखे हुए हैं, तो कितने एरिया में, मतलब कितने लेंथ में, ऐसे कर्व कितने लेंथ में लेम्डा फैले कि पूरा सरफेस कवर्ड हो सके, तो बेसिकली वो होगा 2 पाई कैपिटल R। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है, एक्चुअली मुझे पता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए हालांकि थोड़ा बहुत क्राउडेड तो मैंने कर ही दिया है, आपको शायद कुछ एक दो पॉइंट देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आप इस अगर आपको क्लियर ना हो तो इसे आप रिपीट देख लीजिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट रिलेशन इज लेम्डा इज इक्वल टू सिग्मा, ओके सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R। लेम्डा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R, ये रिलेशन बनता है सिग्मा और लेम्डा के बीच में। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, लेम्डा अपॉन 2 पाई R। तो अगर मैं सिग्मा की जगह लेम्डा अपॉन 2 पाई R लिखता हूँ, देखिए ये R से R तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 2K लेम्डा बाई R। एक्चुअली मैं आपको ये मैच करवाना चाह रहा था, ठीक है, मैंने जो जितना किया, हालांकि ये आपको नहीं मिलेगा इतना ऐसा कन्वर्जन बुक में। ओके सो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो आ गई वो आ गई 2K लेम्डा बाई R। अच्छा, और इन साइड कितनी है 0, और बाहर कितनी है 2K लेम्डा बाई R, या फिर सिग्मा R एप्सिलॉन नॉट। इसमें आप देखें तो सिग्मा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब E 1/R से वेरी करेगा। तो यहाँ पर मैं अब ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली इसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सॉलिड का अगले सेशन में करेंगे। तो बेसिकली हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, लेट मी, ओके तो यहाँ पर ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है हमारा दैट इज स्मॉल r है परपेंडिकुलर लेंथ
फ्रॉम एक्सेस ऑफ चार्ज सिलेंडर, चार्ज सिलेंडर। ओके, अच्छा जब मैं आर यहाँ कितना है 0, इंक्रीज करने पॉइंट का जब आएगा आर के बराबर होगा, मतलब जो रेडियस है उसके बराबर होगा, तो आर पे ही जब बराबर होगा तब उसी पॉइंट पे हम कहेंगे एट द सिलेंडर। हालांकि अगर आप ध्यान दें मैं पीछे कोई केस, मैंने 2 ही केस बनाया है। अच्छा मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ओके लेट मी यूज़, चलिए मैं ग्रीन स्केच यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो 0 से लेके आर तक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर है 0। ओके, तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर, मतलब इतने पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है वो पोर्शन, मतलब यहाँ तक ये। अच्छा अब अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ देखिए, मैं कह रहा था ना मैंने 2 ही केस लिए हैं, मैंने तीसरा केस नहीं लिया है कि मैंने एट द सिलेंडर नहीं लिया है। तो सिंपल सा एट द सिलेंडर के लिए आर को क्या पुट करना हो, कैपिटल आर पुट कर दूँ तो कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा में एप्सिलॉन नॉट आएगा, और उसके बाद जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे घटती रहेगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक वैल्यू होगी यहाँ पर, और ये वैल्यू कितनी होगी अगर आप ध्यान दें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये कहाँ की बात चल रही है, ये बात चल रही है जब हम एट द सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज सिलेंडर पे जस्ट उस पॉइंट पर। और यहाँ के बाद एक्चुअली मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ चूँकि ईजी, ये थोड़ा सा मतलब ओके ओके, उसके बाद ये डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो 0, चूंकि ये तो वैलिड सिर्फ आर ग्रेटर देन आर के लिए, चूंकि यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो आर कैपिटल आर रख दूंगा, सिग्मा प्लस नॉट, जब आर को आर से ज़्यादा रखूंगा तो हम लोग बाहर चले जाएंगे सिलेंडर, उस चार्ज सिलेंडर के, और जब भी वैल्यू आर से ज़्यादा होगी तो आप ध्यान दें तो ये वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कम हो जाएगी। ओके, मतलब ये वैल्यू यहाँ से डिक्रीज करती रहेगी, और ये वेरी कैसे करेगा, ये वेरी करेगा, सॉरी ये वेरी करेगा 1/r से। ठीक है, तो ये था वो पॉइंट जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। अब अगले क्लास में देखते हैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट, और अगली क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। ये 2 पॉइंट अभी बचे हैं। 2 पॉइंट बाद हम लोग सॉलिड एंगल छोटा सा पॉइंट देखेंगे जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग नए पॉइंट्स मिलेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 तो हम लोगों ने लगभग कर लिया, फिर कैपेसिटेंस पे मूव करेंगे। ओके ओके, सो थैंक यू, और प्लीज़ आप लोग ये मुझे बताते रहिए आपको मतलब सेशन कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन चूँकि अभी तो मैं कम सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। इवन आप कमेंट में लिंक भी बता सकते हैं, मैं उस लिंक पे जाकर आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा मैं उससे अगली वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। और ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।